बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, कराची का शहर इस वक्त डूबा हुआ है और बड़ी अजीब बात यह है जैन साहब की जो सबसे ज़्यादा पोश इलाका है यहाँ का डिफेंस का, ये डिफेंस जो कि यानी कोर कमांडर के अंडर में आता है, वो भी इतना डूबा हुआ है, इतना पानी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा जितना कि गली के अंदर से मैं कोई भी गाड़ी, अगर ये छोटी गाड़ी होती है, ये टोयोटा कोरोला या टोयोटा, तो वो गाड़ी के अंदर से पानी बिल्कुल आदमी जहाँ बैठा हुआ है सीट तक पानी जो है वो आराम से चला जाएगा। किसी भी गली में आप चले जाएं, इस वक्त भी खड़ा हुआ है। मस्जिद में जो मस्जिद है, मस्जिद बिलाल जो कि बेन इत्तेहाद पर है, वहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते हैं। अगर पढ़ लेते तो उनकी हिम्मत की बात होगी, क्योंकि वो बाहर भी है, अंदर भी पानी पानी खड़ा हुआ है। इसके अलावा जो मैंने ख़याबान इत्तेहाद है, फुल पानी से भरा पड़ा है। तो अब ये इतना इनके पास फंड्स होते हैं, लेकिन ये जो मैंने जो DHA का इदारा है, ये बेसिकली ये पैसे तो आवाम से लेते हैं, लेकिन ये खर्च आवाम पे नहीं करते। जिन्होंने जो पहले जो उन्होंने निज़ाम बनाया था बाहर के लोगों को देख कर के, उसमें से पानी के नाले बनाए थे, वो नाले वो उन्होंने रिपेयर भी करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब मसला ये है कि एक तरफ तो ये बात होगी, ये तो कोर कमांडर साहब को देखना चाहिए। मैं इस पर मज़ीद मेरा तबसरा छोड़ देता हूँ और रियायत करता हूँ उनके साथ में कि ये देखें कि अगले साल क्या करते हैं, या ब्रिगेडियर साहब जो इस वक्त यहाँ के इंचार्ज हैं वो क्या करते हैं, वो देख लेते हैं, नहीं तो फिर इनकी अच्छी तरह खबर लेंगे। दूसरी बात यह है, और क्योंकि बहुत बड़े बड़े असूल बनते हैं, लेकिन वो असूल की भी इनके बता देंगे कितने असूल इनके पाबंद ये लोग हैं। दूसरी बात जब हम करते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो सिंध की हुकूमत जो है वो एकदम से मैंने आप कश्मीर से लेकर और कराची तक बिल्कुल नाकाम है। सिर्फ भुट्टो ज़िंदा है, बाकी सब खैर है, बाकी सबको मर जाना। एक वीडियो है, एक बहुत खूबसूरत एक आदमी ने एक वीडियो दी है, वो आप दिखा सकते हैं? जी, वो चल रही वीडियो। अब चल दिखा दीजिए। अभी हम इस वक्त माशाल्लाह कराची एंजॉय कर रहे हैं जी। ये हमारी गाड़ी देखें, और ये माशाल्लाह तालाब का मंजर, पूल का मंजर, माशाल्लाह माशाल्लाह। धक्का लगा रहे हैं लोग, गाड़ी होगी बंद। एक जरा हाथ इधर हिला दे जी। ये बड़ा यादगार हमारा सफर होगा जी। ये मैं तो उधर साइड पे होकर बैठा हूँ और ये हालत है जी। भुट्टो जिंदा है जी, भुट्टो जिंदा। जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जी मेरे साहब। दूसरी बात जो है वो ये है कि अब ये मैं मेहरबानी करके इस सिंध हुकूमत को, जो पीपल पार्टी की हुकूमत से, इससे आप सिंध के लोगों को हाथ बांध लेना चाहिए। उनसे कहो अभी माफ़ी दो, और जहाँ ये लोग मिले वहाँ पर इनको कहें कि भुट्टो अब ज़िंदा नहीं है। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं और अच्छे लफ्ज़ जो भी आपको तरीके से इनसे, आप जो हाथ तरीका है, सिंध का तरीका है, हाथ बांध के कह दें सयाने माफ़ी, और माफ़ी से इनसे मार करके इनको अब निकाल दें। या तो आवाम जिंदा रहे, इनके ज़िंदा रख, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। पीपल पार्टी का कोई नाम का आदमी जो है आपकी सफ़ों में नहीं होना चाहिए, ना कभी इलेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि MQ ने तबाही के सिवा हमें कुछ नहीं दिया है। MQ का नाम बजाते ख़ुद एक बदनाम और बदनुमा दाग है महाजनों के नाम पर, जो कि एक बड़े तहज़ीब याफ्ता लोग थे। वो उसका जो नुमाइंदा था, वो जो एक राह का एजेंट बना, इंडिया का एजेंट बना, और पूरे उर्दू स्पीकिंग को बदनाम किया। MQ का जो भी की भी शाख हो, MQ पाकिस्तान हो, MQ लंदन हो, MQ कोई और नाम की हो, और इवन PSP हो, इन सब को छोड़ दो। इस फ़लसफ़े को, इस स्कूल ऑफ थाट को बिल्कुल ख़त्म कर दो, इस लिहाज से कि ये आपकी बका की कोई उम्मीद इनसे आप नहीं कर सकते, सिवाय रुसवाई के, बदनामी के। आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या किया, नाले बंद कर दिए हैं। जो नाले जो और भी जो दूसरी MQ में हैं, वो जो हैं क्या करते हैं कि अपने मलीर के इलाके में, जहाँ इनका इलाका है, लांडी का इलाका है, वहाँ पर एक जहाँ पर रोड है, 4 गलियाँ हैं, एक गली में बंद करके एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल दी है, उनसे पैसे वसूल कर लिए। तो ये सारी तंजीमें जो हैं, इनको जो है अभी इनको जेल में डालना है। अभी ये सारे मरहले पूरे करने हैं। MQ के हवाले से जहाँ पर इनको सख्त से सख्त सज़ा देने का मरहला आ गया है, और MQ को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से भी आप निकाल दें। इसको ज़िंदगी इनका काम ये जिस तरह से भी झूठे बनकर, कभी सफाई बनकर
अभी इस वक्त दिखा रहे थे कि साहब हम साफ कर रहे हैं पानी के उससे झाड़ू से, जो कि झाड़ू साफ़ करने वाली झाड़ू से पानी निकाल रहे हैं, सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। इनको आप छोड़ दें, ये कातिल हैं। ये इन्होंने जो उसका जो बल्दिया का वाक़या किया था, इसके बाद में अज़ाब इलाही आना चाहिए था, लेकिन आपके दरमियान में कोई अच्छे लोग होंगे जिनकी वजह से आप बच गए हैं। तो लेकिन अब आपने अगर इनका साथ दिया तो तबाही आपका मुकद्दर बन जाएगी। से बुरा हाल सरजानी का जो है वो दिखा दें। देखो कितना ये सारे इलाके एमक्यूएम ने बनाए हैं। और देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एमक्यूएम जो बनी थी, एमक्यूएम को अल्ताफ़ हुसैन ने बनाया था। अल्ताफ़ हुसैन तयशुदा तौर पर रा का एजेंट था, और वो इसलिए बनाई गई थी कि महाजिरों ने, जो उर्दू स्पीकिंग ने पाकिस्तान बनाया था, उसकी सज़ा रा ने आपको इसके ज़रिए, अल्ताफ़ हुसैन के ज़रिए दिलवाई, और अभी तक दिलवा रहा है। जिस रास्ते पे आपको डाला है, उस सहरा के अंदर आपको डाल दिया है, उस समंदर में आपको डाल दिया है कि आपकी कश्ती किसी तरह से भी पार नहीं लग सकती जब तक आप इससे निजात हासिल नहीं करेंगे। ये तरीक़ाकार आप देख लीजिए कि अगर आपने गुजर नाला है उसके रास्ते छोटे कर दिए, आपके मकान वहाँ बनवा दिए, यानी आप सारी उम्र तबाह, जिसके मकान बन गए वो सारी उम्र तबाह होता रहेगा। जो ख़ानदान भी हो गए वो तबाही के रास्ते पे जाते रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरा जो भी हैं जो और नाले हैं, वो तमाम के तमाम मकान वहाँ बना दिए हैं, वहाँ पर वो बना दिए ताकि आप तबाह बर्बाद होते रहें, आप कभी भी बस नहीं सकेंगे कराची के अंदर। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है, ये भी जो अगर आप ये बात कहते हैं कि साहब ये जो बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनूबी सूबा बन जाए, आप ये बताइए कि आपने एमक्यूएम ने के वाले लोग जो आप आजकल जनूबी सूबे की बात कर रहे हैं, इन्होंने दिया क्या है? इनको सूबा बनाने दें जो जानते नहीं है कि सूबा क्या होता है, जो जानते नहीं है कि तंजीम क्या होती है, जो जानते नहीं है कि मुल्क कैसे चलते हैं, जो जानते नहीं है कि बल्दिया कैसे, जैसे आपसे बल्दिया नहीं चलती है, आप सूबा चलाएंगे, आप सूबा बनाएंगे आपका, तो आप सूबे की बात आप छोड़ दें, आपको कोई और बड़े फ़लसफ़ा देंगे। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। जब आप जो है GM सैयद साहब, एक ज़माने में जब हम GS सिंध के ख़िलाफ़ मूवमेंट चला रहे थे, तो उस ज़माने में GM सैयद साहब से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, बुड्ढे आपका सलाहियत नहीं है मुल्क को चलाने की, ये काम मेरे पे छोड़ दो। और उन्होंने ये काम ये किया कि आज आप देख लीजिए कि पूरे सिंध के अंदर उस वक्त पूरे उर्दू सेक्रेटरीज थे, उर्दू जो है चीफ सेक्रेटरी था, उर्दू के लोग जो है या पंजाबी जो थे वो पुलिस के लोग थे, सारे जगह पर उर्दू स्पीकिंग का था, तमाम का तमाम सेक्रेटरीट पर, तमाम गवर्नर पर, तमाम जो इदारे थे उनके ऊपर सारे सेक्रेटरी उर्दू स्पीकिंग थे या पंजाबी स्पीकिंग थे या पठान थे। तो अब ये देख लीजिए कि भुट्टो की उस पॉलिसी की वजह से आज जो है पूरे सिंध के अंदर आप सिंधी हैं, सिंधी वज़ीर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, सिंधी जो है ये कराची का सूबे का जो है वो CCPO है, सिंधी जो है वो आपका चीफ सेक्रेटरी है, सारे जो हैं वो कमिश्नर सिंधी है, डिप्टी कमिश्नर सारे सिंधी हैं। वो पॉलिसी आपने देख लीजिए कि उन्होंने आपके साथ में कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी वज़ा की और आपको ये खामोशी के साथ में ये बात बर्दाश्त करनी चाहिए, इसलिए कि आपको ये तरीका आता ही नहीं है। आपने क्या तरीका कि जनूबी सूबा बना दें, माजी सूबा बना दें, ये कोई तरीका है आपका? आपको पॉलिसी आपको आता ही नहीं है कि आप माजी बना के आपसे क्या उम्मीद रखें कि जिन्होंने 30 साल तक बिला शिरकत गैर हुकूमत की 5 मिनट में 3 शहर बंद हो जाते थे, उन लोगों को सूबा बनाने दें हम, कि जिन लोगों को तमीज़ नहीं है, ना बात करने की तमीज़ है, ना अदब करने की तमीज़ है, ना महाजी का लफ्ज़ तक तो तुम्हें आता नहीं है, महाजर कहते हैं उसको अपने आप को, तो उनको आपको सूबा बनाने दें, आपको कहें कि आपको सूबा बना लें। आपको कोई इख्तियार नहीं है सूबा बनाने का, ना इसका नारा लगाने का। जो भी नारा लगाते हैं वो गद्दारी कर रहे हैं महाजरों के साथ में, जुल्म कर रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आप दूसरों को मुखालफत आपने बढ़ा रहे हैं, आपके पास है दामन में कुछ है नहीं सिवाय ज़बान दराजी के, या व्हाट्सएप पे ग्रुप आपने चला रखे हैं। आपको तमीज़ नहीं है, अदब नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। एक आदमी का दिमाग ख़राब हुआ है जो आजकल सेक्रेटरी बन गया है 22 ग्रेड का, वो कहता है साहब हमें जो है मतरूका इमलाक का चाहिए। भाई मतरूका इमलाक का मामला निमट गया है,
इसको छोड़ दें आप बात। आप सिंध में जम हो जाएं, आपको तमाम हकूक़ के लिए आप जद्दोजहद करें, सिंधियों को अपने साथ मिलाएं और एक जद्दोजहद करें। पीपल पार्टी फेल हो चुकी है। अब इसके आगे आप बात करो कि आप किस तरह से आप सिंधियों को दिल जीत सकते हैं, वो काम करो। इसमें क्या मसला है बात का? पूरे सिंध के अंदर हुक्मरानी करो, कौन रोक सकता है आपको? लेकिन ना आप पढ़ते हो, ना आप लिखते हो, आपका काम सिर्फ बदमाशी करने का है, आपका काम सिर्फ जो है लूट मार करने का है, आपका नाम डाके मारने का है, आपके पास नाजायज़ कब्जा करने का है। इसके अलावा आप कोई काम ही नहीं कर सकते हो। पढ़ना लिखने से आपने खैर बात कर दी। हमने आपसे ये कहा था कि कलम एक एक के पास मैं गया हूँ, आपसे कहा था कि कलम आपने उठाओ, अपने आप को पढ़ना लिखने में करो। तमाम सिंधी बच्चा पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, सिंधी कोई गैर तो नहीं है ना। सिंधी बच्चा पढ़ रहा है, हम खुश होते हैं उनको देख करके, भाई पढ़ रहे हैं बच्चे। मुझे काजी मोहम्मद अकबर ने, जो कि सिंध के वज़ीर तालीम थे, पहले वज़ीर तालीम थे जिन्होंने जीएम सैयद को शिकस्त दी थी मुस्लिम लीग के टिकट के ऊपर, उन्होंने मुझे ये कहा, जो मेरे दोस्त थे, मेरे बुज़ुर्ग दोस्त थे, मोहतरम दोस्त थे, मुझे उन्होंने कहा जब मैं स्टूडेंट लीडर था तो मुझे ये कहा कि देखो, जब हम दोस्त बन गए, मैंने मुस्लिम कॉलेज में जहाँ पर 70% लोग सिंधी थे, उन्होंने मुझे बिला मुकाबला मुझे वहाँ का सदर बनाया, नायब सदर बना मैं उसका, और मैंने उन सब बच्चों को पढ़ाया जो मेरे 70% जो लोग थे, उन सब को मैंने, जो गरीब बच्चा था सिंध का, कोई एक बच्चा नहीं कह सकता कि मैंने उसकी फ़ीस माफ़ ना कराई हो। जिस बच्चे ने भी मेरे पास आया और तो उस बच्चे को मैंने पढ़ाया। उस वक्त मैंने जब वो उनको, और मायदा भी मेरा काजी मोहम्मद अकबर से ये था कि जो कि हमारी सोसाइटी का मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी नूर मोहम्मद हाई स्कूल, जो कि 1925 में कायम हुआ था, और सिंध मदरसुल इस्लाम के बाद में दूसरा बड़ा स्कूल था सिंध का, मुसलमानों का। तो उसमें जब मैंने उनसे ये मायदा किया था कि मेरे बच्चों को जो है आप फ़ीस माफ़ करेंगे, उनको किताबें देंगे, उनको सहूलतें देंगे, पढ़ाएंगे, तो वो उन्होंने मुझसे वादा कर लिया, हम दोस्त बन गए। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे क्या कहा, नुसरत आपके उर्दू स्पीकिंग के आने के आप लोगों ने हमें बहुत दुख दिए हैं। ये जुमले उसके हैं, मैं आपको मिन नौन बता रहा हूँ, मैं किसी खौफ के बगैर आपको बता रहा हूँ। आपने हमें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन एक फ़ायदा हमें हुआ है कि आपके आने के बाद में तालीम के मैदान में हमने जो 20 साल में जस्त की है, जंप लगाया है, वो हम 200 साल में भी नहीं लगा सकते हैं। इसके हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? काजी मोहम्मद अकबर, काजी मोहम्मद आबिद का बड़ा भाई, और ये जो अब्दुल्फ़ार मिर्ज़ा की बीवी है, उसका ताया अब्बू, वो मुझे कह रहा है बुजुर्ग की ऐसे। फिर दूसरी बात उन्होंने मुझसे क्या कही, देखो नुसरत, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन तुम में जो सलाहियत मौजूद है, उस सलाहियत को तुम बुरुए का ला कर तुम्हें सिंध की तकसीम करानी है, तुम्हें जनूबी सिंध और तुम्हें महरान, और मैंने उसका नाम रख दिया महरान अब इस जनूबी सिंध का, और उसका नाम रख दिया सिंधु शक्कर का। उन्हें तुम की तकसीम करानी है। मैंने कहा क्यों तकसीम कराना चाहते हैं आप, मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? मैं सिंध को तकसीम कराने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये जो अपर सिंध के लोग हैं, लाड़काना के, नवाबशाह तक के लोग जो हैं, ये लोअर सिंध के लोग जो हैं, उनको कभी वज़ीर आला बनने नहीं देते हैं। तो तुम्हारा काम ये है कि तुम में सलाहियत मौजूद है, तुम ये तकसीम करा सकते हो। मैं ये तकसीम करा देता, लेकिन जब से MQ बनी और जब ये और मुझे इस पर ताना भी दिया जब ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने कि तुम तो सिंध की तकसीम करा रहे थे। मैंने कहा मैं करा रहा था, मैं करा देता। आपको जानते हैं कि आपको भी वज़ीर आला जब वज़ीर आज़म बनाया था मैंने, तो मैंने आपकी जो गुफ्तगूकारी मैंने कराई थी आपकी चीफ़ ऑफ आर्मी मिर्ज़ा असलम बेग से, और आपकी गुफ्तगूकारी के तहत आप जो है वो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे। उसको मैंने मुंह पे कहा ये बात, और ये दुरुस्त बात है कि मैंने उनको, और मेरे घर पे आए थे बाकायदा वो शुक्रगुजार अदा करने के लिए, लेकिन मैंने उससे कुछ प्लाट नहीं लिया जो हर एक ने लिया, जो वहाँ के साफ़ी थे, मैंने नहीं लिया। और लाख 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 शुक्र है ना तुम्हारा, उस ज़माने में जो तुम ये बातें करते हो कि हमारे चावल खाए, हमने तुम्हारे चावल भी नहीं खाए, हमने अपने पैसों से खाए। दूसरी बात ये है, मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ, तो फिर उन्होंने ये कहा मैं सिंध की तकसीम भी नहीं चाहता, इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे भाई हैं, इनको क्यों छोड़ेंगे हम? अगर ये तरक्की कर गए, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपको भी चाहिए उर्दू स्पीकिंग को तालीम हासिल करो,
और अपने फौज में शामिल हो, आप उसमें दूसरे में शामिल हो, और ये जो इस किस्म की बदमाशी करते हैं, प्लॉटों पे कब्जा इस तरह कर, ये काम छोड़ दो। ये लोग जितने भी लोग हैं ये गद्दार हैं, ये जालिम लोग हैं, ये यजीद है लोग हैं, इनको छोड़ दो। इनको एक दफ़ा आप इनके ऊपर लानत भेज दो और फैसला कर लो कि इनको आपको किसी सूरत में भी आपको इनको आगे नहीं बढ़ने देना। जी जी, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद आएंगे। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, ये जो तजावज़ात हैं इसका खात्मा कैसे हो, जो नाले कब्जा हुए हैं उसको कैसे खाली कराया जाए। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये क्या हाल है साहब? आप देखिए, हर मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सारा किया धरा जो है, एक तो पीपल पार्टी का है जी, दूसरा MQM का है। MQM के से जो भी मुताल्लिक रहा हो उन सब को आप रद्द कर दें। आवाम से मैं अपील करता हूँ, किसी एक आदमी को भी, इवन जो आपका डॉक्टर इशरतुल इबाद है, इंतहाई बदतमीज़, इंतहाई राशि, इंतहाई जो है इतना, बल्कि वो तो कज़ाक था डॉक्टर इशरतुल इबाद, और मैं ये एस्टेब्लिशमेंट को रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि वो कज़ाक था, याद रखना उस बात को, बहरी कज़ाक था वो। और उस आदमी को किसी न किसी वक्त पकड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना। ये मुस्तफ़ा कमाल जो है, जो PSP का जो है, इस आदमी को भी नहीं छोड़ना है। इस लिहाज से एक तो ये बदतमीज़ बहुत है, और इसको सज़ा भी बहुत ही मुतलक देनी, बहुत सख्त सज़ा देनी है। इस लिहाज से कि ये जो है, एक तो सहाफ़ियों से बदतमीज़ी करता है, इसको तमीज़ नहीं है कि किस तरह से बात की जाती है, इसको उल्टा लटकाना है, इससे कम काम इसको काम नहीं करना है। चाइना कटिंग का ये स्पेशलिस्ट है ये जी। दूसरी बात ये है कि मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, औरों के मैं नाम इसलिए छोड़ देता हूँ कि वो बाकी सब उसमें आ जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि इनके नाम आते नहीं है। सत्तार भी मिन कर रहे होते हैं। फारूक सत्तार भी बड़ा गुनहगार आदमी है, उसको छोड़ना नहीं है, बावेला कर रहे हैं इसमें ज़्यादा। और दूसरा लैंड माफिया जी, जो लैंड माफिया है, इनको नहीं छोड़ना है। बिल्डर माफिया, इनको नहीं छोड़ना है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसको नहीं छोड़ना है। वाटर बोर्ड की माफिया, इसको नहीं छोड़ना है। सबको हमने लिस्ट बना के रखी हुई है। फिर बल्दियाती माफिया है, उसको नहीं छोड़ना है। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की माफिया है, इनको नहीं छोड़ना है। ये दो तो मैंने बता दिए थे, रेहान हाशमी और एक जो क्या नाम बताया था, उसका नाम हमेशा इज़ार अहमद खान, उसको नहीं बख्शना है। वो डबल नेशनलिटी का आदमी, माल बहुत बना के गया, उसको बख्शना ही नहीं है। और उसके साथ में जितने भी जो लोग इनके बने हुए हैं, MQM के, जो वेस्ट का लीडर बना हुआ है, कोई ईस्ट का लीडर बना हुआ है, फलाने लीडर बन रहा है, इन सब को सज़ा देनी है, ऐसी सज़ा देनी है जो इनको उल्टा लटका दिया जाए। 24 घंटे तक जो है, जो जिस तरह से कि एक दफ़ा FIT ने इनके साथ सलूक किया था, वो सलूक हमें दोबारा करना है। यानी 1994 वाला ऑपरेशन के ख़िलाफ़ का काम करना है। अब आगे चलें जैन साहब। अब जो बात, एक आध बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, केमाड़ी की बात जो हो रही है, केमाड़ी का एक अलग से ज़िला बनाया जा रहा है, उसको बनने दें। इसलिए कि केमाड़ी का जो इलाका है वो सिक्योरिटी जोन में आ जाता है। वो अगर वो बदनीयती से भी ये लोग बना रहे हैं तो हम इसको सिक्योरिटी जोन बना देंगे। इसलिए कि हमें उसको, केमाड़ी को हमें बहुत सी चीज़ों की वजह से उसकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। वहाँ पे तेल है, वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर हमारे बहुत से ज़्यादा सिक्योरिटी के पॉइंट्स हैं। तो वो अब मनोड़ा है सिक्योरिटी का, तो वो हम उस पर की मुखालफत नहीं करते, और न किसी को करनी चाहिए। और अगर कोई कर रहा है तो उसको समझ नहीं है, नालायक आदमी है जी। और ये मुस्तफ़ा कमाल कर रहा है, बिल्कुल नालायक तरीन आदमी है। बहुत सारे लोग हैं, ख्वाजा इज़हार साहब आए MQM के, वो भी नहीं, तो उनको पता ही नहीं ना भाई, जो नालायक हो वो क्या पता क्या मसला है। इतने नालायक हैं कि आपको इख्तियार मिला और आप शहर भाई आप नहीं, मैं सिवाय इनको माल बनाने के, क्योंकि गरीब लोग, गरीब गुरबा लोग थे, कमी कमार थे लोग बाग, इनको आता क्या था, जो इनके पास था क्या। ये जो लोगों ने सिर्फ इनको माल बनाना आता था, माल बना लिया। घरों में एक बाबर गौरी जो बैठा हुआ वहाँ पर, कम वक्त जो है, जिसको पकड़ के नहीं घसीट के नहीं ला सकते लोग। यानी सारे जहाँ पर जिसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के, नाले में बिल्डिंग बना के बैठा हुआ है, जिस पर वो नाम भी लेते हुए डरता है आपका चीफ मिनिस्टर जो है। अब आगे चले जैन साहब, इनको छोड़ दें। ये हिसाब किताब बाकी है। ये तो लोकल किरदार थे ना, लेकिन इसमें इंटरनेशनल भी कुछ माफिया था।
हमारे दोस्त ममालिक का, यानी दुबई को बचाने के, दुबई को उभारने के लिए आप वो हमारी टूरिज्म खराब, हमारी एयरलाइन खराब, हमारी सी फूड खराब। ये जब ये दहशतगर्दी कराई है तो ये अल्ताफ से ही कराई ना। उस वक्त जिस वक्त ये फैसला हो गया था कि हांगकांग की जगह पर कराची बनेगा, सारा रूट जो था, जो नेचुरल रूट था वो कराची था। तो हांगकांग को उस वक्त तो मज़ामीन लिखे जा रहे थे ना कि कराची हांगकांग बनेगा, फलाना बने। तो फिर उसके जो ख़राब पहलू थे कि साहब यहाँ पर याशी हो जाएगी, शराब खाना होगा, यहाँ पर मैंने जो कहबा खाने बनेंगे, तवाइफ़ें बहुत आ जाएंगी, वो ठीक थी सारी बातें, वो हुई ना दुबई के अंदर। दुबई में मेरा दोस्त आया जो मुझे एक दिन कहने लगा कि साहब मिर्ज़ा साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैंने जी बताओ। उसने कहा साहब मैं ये करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है ये जो बहुत ज़्यादा ये याशी हो रही है, इसको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये उसको अल्लाह ताला उलट दे, जैसा कि लूत कौम को लुलटा था। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं तो ये दुआ अब ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो अल्लाह का फैसले होते हैं। लेकिन ये है कि तुमने जो बात बताई है तो मुझे तो यकीन नहीं आता। लेकिन जब मैंने जाके देखा तो वाकई ऐसे था। तो बात ये कहने की है, तो मैं आपसे ये गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि वो आप बच गए उससे। लेकिन ये है कि ये इन्होंने नुकसान, वो MQM को जिम्मेदारी दी गई थी। 2 रास्ते बंद किए गए, एक कराची में फसाद कराया गया और वहाँ पर सिविल वार कराई गई अफ़गानिस्तान में, ताकि वो आपका रूट ना खुल सके, ताकि आपका अगर वो जो हिंटरलैंड थी आपकी सेंट्रल एशिया की, वो उन्होंने ब्लॉक की है। वो आपके साथ जुल्म किया इन्होंने, और आपका जो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त समझ भी नहीं सकी, ना वो इस काबिल थी इस वक्त समझने की, जबकि हम मज़ामीन पे मज़ामीन लिख रहे थे। नहीं, वो माली मफाद सबके होते हैं, वो बस ये इससे लोगों ने फायदा उठाया। अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसकी दानाई इस वक्त नहीं थी जैसे इस वक्त दानाई आई है। अल्लाह करे कि दानाई वो काम हो। चलिए अब ये जो वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स है वो कहीं नजर नहीं आती। अब ये कि टाइगर फोर्स पे मुझे बड़ा सख्त एतराज़ है। अगर मैं वज़ीर आज़म साहब को, मैंने आपसे ये कहा कि मैं वज़ीर आज़म साहब का मद्दा बनना चाहता हूँ, इस लिहाज से कि इसने जो इजराइल के मामले में फ़ैसला किया, इसने जो कश्मीर के मामले में फ़ैसला किया, वो बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला किया है जी। और उसमें वो अकेला नहीं है। जो हमारी ईद के दिन, ईद के ज़माने में जब अब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो तमाम साबका हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन सब की जो मीटिंग हुई बशमुल राय शरीफ और JK जहांगीर करामत के, उसमें ये फ़ैसला हुआ कि अब हमें इंडिया से अपने आप को, इससे USA से हमें अपने आप को तोड़कर हमें चाइना से मिल जाना चाहिए, और अपनी जो है जो उसको हमने जो कुछ हैसियत दी थी, उस हैसियत को हमें ख़त्म करनी चाहिए, और हमें मुकम्मल तौर पर अपना एक मजबूत एक पोजीशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, वो उन्होंने पोजीशन ले ली। ये इस पे आ जाएंगे। लेकिन टाइगर फोर्स का जो मसला है भाई, टाइगर फोर्स कहीं मौजूद नहीं है। नहीं कह रहे महंगाई को वो कंट्रोल करेगी, तालीम इदारों का निज़ाम को वो देगी। आप पैरेलल फोर्स बना रहे हैं हमारी आर्मी के। एक भुट्टो साहब ने बनाई थी ना ये फोर्स। ये जब आप ये पावर में आते हैं तो आपके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। आप भाई, पुलिस आपके पास है, आपके पास रेंजर्स आपके पास है, आपके पास फौज आपके पास है, फिर कौन सी फोर्स चाहिए आपको? नहीं, ये फोर्स अगर बनाने का शौक था तो इनको लगाते हैं शुगर माफिया के पीछे, गंदम माफिया के पीछे। नहीं, वो निकाल के ले आते। नहीं, वहां से तो पैसे ले रहे ना उसके आदमी। तो ये मुनाफिकत जो है ना, ये मैं चाहता हूं ये आश्कार हो। वो आता ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता है भाई, कि वो अवाम को दिखाना चाहिए कि वो, उसको ये चाहिए कि पहला काम अगर हम उसकी बख्शिश इस सूरत में हो सकती है, अल्लाह के यहाँ भी और दुनिया में भी, कि वो अपने इस जो टीम उसने जो बनाई है, जो अपनी इस टीम से छुटकारा हासिल करे और अल्लाह का नाम लेकर कोई अच्छी टीम बनाए, जो फिर तो बच सकता है। मेरे साहब देखिए, जब कप्तान को नहीं आता है ना, तो बाकी टीम भी भाई ये 11, मैं कहता हूँ ये 11 आदमी की टीम नहीं है भाई, खुदा को मानो। खेलना आता है, बाकी ये आप एजाज रहमान जैसा आदमी जो है, जो पहले बड़ी सपोर्ट करता था, वो भी मुझे कहने लगा, जो मेरे अल्फाज हैं वो मुझे सुना रहा कि भाई 11 आदमी की टीम का तो नहीं है ना, ये तो पूरे मुल्क का मामला है। नहीं, वो जनरल साहब को तो अब जाहिर है वो हर एक को पता चला, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं और बिला वजह कर रहे हैं। नहीं, तरफदारी तो हम आ गए ना, हम भी तो हम गए। आपने एक मखसूस मौजू पे उनकी तरफदारी की कि ये बिल्कुल सही मौक़िफ़ है और इसकी हिमायत करते हैं, लेकिन अवाम जो पिस रहे हैं ना, बड़ी मर्दानगी का काम है। हाँ, लेकिन वो फैसला किया है आपकी फौज ने किया ना। आपने जाहिर आप हुकूमत के सरबराह हैं, आपने उसको कहा ठीक है। नहीं, तो ये भी एक अच्छी बात है ना कि आप उनकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। हाँ, बिल्कुल तारीफ वाली बात है, लेकिन ये टाइगर फोर्स वाली बात है, ये गलत है। जिसको अपनी इंतजामिया से काम लेना ना है। फोर्स का कोई फोर्स सिवाय हमारी फोर्स के, आर्मी के, कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए। हमें कोई भी मुसल्लह अदारा नहीं बनना चाहिए, ना फोर्स का नाम इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि हमारी फोर्स मौजूद है।
हमारे पास एयरफोर्स है, हमारे पास नेवल फोर्स है, हमारे पास लैंड फोर्स है, हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है जी। बस, इसके अलावा हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए। रेंजर्स है हमारे पास जो है ये सिक्योरिटी गार्ड। इस फोर्स के सरबराह हैं उस्मान डार साहब, इनके एमएनए, और उन्होंने कोई इनको पट्टी पढ़ा दी है। उस्मान डार जो है, उस्मान डार को तो जेल में डालना है। अब वो तो देखें, उस्मान डार उसको भी जेल में डालना है, और उसके ये जो दूसरा जो है ये बुज़दार को भी डालना है जी। ये तो जब भी वक्त आएगा, अभी हम सारे पाकिस्तानियों से कह रहे हैं कि आप तैयार रहें कि ये चीज़ें हमें सबको बदलनी है। सिर्फ सिंध को नहीं बदलना है, पूरे पाकिस्तान को बदलना है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें एक मुहिम चलानी है, और वो मुहिम चलानी है हमें पहले मीडिया पे, और फिर इसके बाद में जो है आप जिन लोगों को मैदान में आना हो वो आ जाए। जी बिल्कुल। चलिए आप चले। अच्छा, हम जो है आप जो बात कर रहे थे साबिका अस्करी क़यादत से, अस्करी क़यादत और इनकी आर्मी चीफ की जो ईद पर जो इनकी मीटिंग हुई है ज़ैन साहब, इसने फिर बुनियादी फ़ैसले किए हैं, और बुनियादी फ़ैसलों को हम इनको सलाम पेश करते हैं जी। और अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर क़ुव्वत ईमानी पैदा कर दी। बार बार इसका आप मुताला मैं बार मैं अल्लाह से दुआ करता रहा, इनसे इस्तदा करता रहा कि आप, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है अब सिवाय क़ुव्वत ईमानी के। अगर हमें क़ुव्वत ईमानी ले, अच्छा जी आपके पास बाबर मिसाइल भी है, अच्छा जी आपके पास हतब भी है, आपके पास जो चीज़ आप कहते हो, ज़रब आज़म भी आपने करके देख लिया, जीत गए आप उसके अंदर जी। देखिए आपने हर चीज़ आप पर एक खूबी अल्लाह ताला ने आपको ये दी है। अबाबील आपके पास है, हर चीज़ आपने डेरिवेशन जो किया है, जहाँ से आपने हिदायत ली है, वो सारी सारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों से ली है। हतफ भी आपका उनकी चीज़ है, अज़ब भी उनकी तलवार उनकी तलवार जी। तो अब मतलब ये है कि आप नाम रखते हैं, गौरी रखते हैं, गाजी रखते हैं, आप जो भी नाम रखते हैं वहाँ से रसूलुल्लाह के से लेते हैं। सिर्फ तवक्कुल की ज़रूरत है, बस सिर्फ आपको तवक्कुल पे करने की, और सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल हो सकता है और किसी पे तवक्कुल नहीं हो सकता। वो आपने कर लिया है। आपने एटमी ताकत का पहली दफ़ा इजहार किया है, जाके सऊदी अरब को समझाया है कि आप होश के नाखून लें, आपको तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं लोग बाग, और आप हमारे साथ मिल जाएं, इनको छोड़ दें, बातिल को छोड़ दें। उन्होंने छोड़ दिया और अमरीकी दबाव को उन्होंने मुस्तरद किया। बिलाखिर रियाद ने मान लिया, रियाद ने भी माना, बहरीन ने भी माना, अबू धाबी ने भी पलटा खाया, सूडान ने भी पलटा खाया। सुल्तान से क्या कहते हैं, आप $30 मिलियन दे दें, हम आपको माफ़ कर देंगे। जो वो भूखा मर रहे हैं, उनके पास पानी तक नहीं है, उनको आप माफ़ करेंगे $30 मिलियन देने पर। तो आपके पर लानत भेजते हैं अमेरिका वालों पर, तो तुम्हें तो कायम नहीं रहना है। जितना तुमने जुल्म किया है, तुमने जब हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम बनाया, तो फिर तुम्हें अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, तुम खुद तबाह हो जाओगे, बचना नहीं तुम्हें नहीं है। तुम्हें हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि रे नामी मुल्क तुम्हें तबाह कर देगा। अलिफ तो एक अमेरिका का नाम है बस, और तो कोई नहीं। उस वक्त अलिफ मौजूद नहीं था जिस वक्त ये पेशन गोई की गई 1000 साल पहले। उस वक्त अमेरिका नहीं था, अमेरिका था नहीं था, रे तो था। अच्छा जी आप आ जाएं। ये जो तालिबान का वफ्द आया और मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान से, मुशावरत की उन्होंने, ये कितनी अहम थी इस वक्त? जबकि अमेरिकी फौज को निकलना भी है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने बहुत से अहम फैसले कर लिए हैं। उसमें एक फ़ैसला ये हुआ है कि जो भी अशरफ गनी वगैरह की जो चमचागिर लोग हैं जी, इन सबको फारिग करना है। इनके आपको याद होगा कि जो हमें बताया गया कि साहब 6 इदारों की एक मीटिंग हुई थी। TTP उसमें शामिल था, दाइश शामिल थी, पंजाबी तालिबान शामिल थे, आपके जो है ये शामिल थे, आपके जो लश्कर जंग शामिल था। सब ने मिलकर एक मीटिंग की थी। उसके बाद में फिर पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया और ये बात जिम्मेदारी दी गई तालिबान को कि इनके साथ इनको दाइश को अब ख़त्म करें आप, क्योंकि दाइश का काम ये है कि वो उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि दाइश जिस वक्त ये अफ़गान हुकूमत आएगी, दाइश इनके ऊपर हमले करेगी। तो इससे पहले कि दाइश इनके ऊपर हमला करे, इससे पहले इनको दाइश को ख़त्म कर देना चाहिए इनको, इसलिए कि ये पहचाने जाएंगे ये शक्ल सूरत से ये। तो उसमें इन्होंने शामिल ये किया है अपने दाइश के अंदर के कोई पंजाबी तालिबान शामिल कर लिए हैं, कुछ यहाँ के जो अस्करी ग्रुप हैं TTP की शक्ल में वो शामिल कर लिए हैं दाइश ने अपने साथ में। तो वो इनको आइडेंटिफाई ये लोग कर सकते हैं, सिर्फ यही लोग कर सकते हैं तालिबान। तो फिर
इनको बुलाकर इनको मुल्ला बरादर को बुलाया गया। अफ़गान को पहली दफ़ा पाकिस्तान ने वही हैसियत दी है जो कि एक ज़माने में तालिबान को दी थी जब हुकूमत को तस्लीम किया था हमने, और यूएई ने सबसे पहले तस्लीम किया था। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर ये फ़ैसला कर लिया है हमने, तो फिर अब इस पर अमल दरामद किया जाए और ये अशरफ गनी वगैरह को अब फारिग कर दिया जाए, या फारिग नहीं करते हैं, अगर इनके साथ में सुलह रहमी करते हैं तो उनको चाहिए कि वो लोग जगह दें, इनके साथ में बदमाशी ना करें, इनके साथ में बुरा सलूक ना करें, इनको सही पोजीशन दे दें और ख़ुद भी रहें और इनको भी ज़िंदा रहने दें। तो ये जो इनका हक़ है, जितने उन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने आज़ादी दिला के दी आपको, तो ये लोग ज़्यादा अहम हैं या आप लोग जो ग़ुलाम लोग थे जिन्होंने अमेरिका का नमक खाया, उनके हराम खाया, आपने उनकी शराबें पी, उनसे पैसे लिए उनसे, तुम अच्छे कि ये अच्छे ना जिन्होंने आज़ादी की मूवमेंट चलाई है, जो कि जिनकी जहाँ से खुशबू आ रही है, तो कहाँ से खुशबू आ रही है? खुशबू तो ना इधर से आ रही है ना उधर से आ रही है, सिर्फ अफ़गानिस्तान से आ रही है जो कि इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, या हिज़्बुल्लाह से आ रही है। दो ही जगह से आ रही है और कहीं से नहीं आ रही है। लेकिन हिज़्बुल्लाह तो अभी तक कोई कमाल नहीं दिखाया। बहरहाल अमेरिका के एजेंडे की एक तो बड़ी नाकामी हुई है, उसकी हम मुबारकबाद पेश करते हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को और जो जनरल फैज़ हमीद को और हमारे तमाम जो लोग पाकिस्तान को और इमरान खान को भी। कोई ऐसी बात नहीं है, इमरान खान को भी हक़ है, क्योंकि इमरान खान ने बड़ी जुर्रत का काम दिया, उसके साथ में बदसलूकी की थी इसने MBS ने। चलिए उसको दरगुजर करें आप, इसने कोई जहाज़ को वापस बुलवा कर बहाना किया, खराबी का बहाना किया और इसकी तौहीन की कि साहब मेरे जहाज़ में जाते हो तैयब अर्दगान से मिलते हो। अब उन्होंने कहा है कि ईरान से भी बड़ा दुश्मन हमारा जो है तैयब अर्दगान है, इस लिहाज से कि वो हमारा मुकाबले पर आ रहा है। तो अब वो इनका तैयब अर्दगान आपका दुश्मन नहीं है, आप हमारी बात को माने। अपने दुश्मन आप पहली बात तो ये करें कि आप मेहरबानी करके यमन के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। यमन के गरीब लोग बहुत गरीब लोग हैं, उनको पानी दें, उनको मदद करें, जितने पैसा उनके बमबारी पर खर्च कर रहे हो उतना पैसा उनको मदद कर दें, उनको घर बसाएं, ये काम करें। पहला काम ये करें जहाँ पर सिला रहमी करें, और तो फिर आपकी अल्लाह की तरफ से मदद आप पर रहम शुरू हो जाएगा। मदद तो अभी नहीं आएगी जब तक कि आप मज़ीद और कोई काम ना करेंगे। जी बिल्कुल। दूसरी बात, आपको जो है पाकिस्तान जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। मुल्ला बरादरान को बहुत इज़्ज़त दें और इनको हुकूमत को में सेटल कराएं। अच्छा, लेकिन जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी में मुलविस रहे लोग और वो जाके वहाँ पनाह लेते रहे, उसके लिए भी तो कोई नज़्म ज़ब्त बनाना चाहिए, कोई निज़ाम बनना चाहिए। तालिबान ठीक कर देंगे उनको। हाँ, ये होना चाहिए। तालिबान ठीक करेंगे और इनको भी ठीक करेंगे, जो वहाँ बैठे हुए हैं NDS के लोग जो बैठे हैं जी, इन सबको निकालेंगे, इन सबको कैद करेंगे। प्लानिंग वही लोग करते हैं, फिर शरारत यहाँ के लोगों से करवाते हैं। नहीं देना वो सब चीज़ें, जब अगर आप देखें सरबराह चेंज हो जाएगा, इदारे चेंज हो जाएंगे, तो फिर वो ज़ाहिर है कि उसमें फिर वो, यानी पिछले तालिबान हुकूमत में जो बर्बरियत रही वो अब उस तरह का मुजाहरा नहीं। देखिए अब तालिबान ने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि औरतों के साथ अच्छा सलूक होगा जी, उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि बच्चों के साथ अच्छा सलूक होगा, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि तालीम बहुत अच्छी की जाएगी। उन्होंने बहुत बड़े फैसले कर लिए हैं उसको, नहीं, उन्होंने बहुत बड़े फैसले कर लिए हैं और जदीद फैसले, और किसी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे, उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी कि साहब यहाँ से हमले किए जाएंगे, अगर न्यूयॉर्क पे हमले नहीं होगा आप कभी जी। तो ये इस किस्म के जो फैसले हो गए वो उन्होंने अपने वादे कर लिए हैं और वो अपने वादे पे कायम है। वो इंडिया पर भी हमला नहीं करेंगे ना, वो हमारे साथ देंगे, लेकिन वो हम काफ़ी हैं, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरे फरीक को भी बर्दाश्त करेंगे, हो सकता है उनके थॉट से मुख्तलिफ, हाँ नहीं, लेकिन बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल करें। अच्छा, अब आ जाएं अब कौमी क्रिकेट टीम के मामले पे। देखिए कौमी क्रिकेट टीम के अंदर जैन साहब वाली बुनियादी तौर पर कौमी क्रिकेट टीम के अंदर न हया है, न शर्म है, न वक़ार है, न इनको पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल है। ये बेशरम बेहया लोग हैं। इन लोगों को जो है इस वक्त जो है, जो वसीम अकरम के ज़माने से अगर जब भी कोई नई हुकूमत आती है और क्रिकेट का जब भी कभी एहतसाब होना है तो वसीम अकरम से आपको ये एहतसाब शुरू करना होगा। वसीम अकरम ने सबसे पहले जो है उरूज पे पहुंचाया उन्होंने, सबसे पहले जो है ये करप्शन शुरू किया था और इसको वहाँ से शुरू करना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान के वक़ार को सबसे ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। जो लोग भी पाकिस्तान के वक़ार का सौदा करते हैं, वहाँ जाकर मयाशी करते हैं, लंदन में जाकर या कुछ करते हैं, तो उनको नहीं बख्शना चाहिए और उनको जो है उनको इतनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए
कि इबरतनाक जिसे कहा जा सके वो सजा देनी चाहिए। एक रिपोर्ट बनी थी जिसमें वसीम अकरम और बहुत से खिलाड़ियों को जिम्मेदार करार दिया नहीं, गया था, जिम्मेदार तो लेकिन जैसा हुआ कुछ रिपोर्ट नहीं। बनने के बाद हुआ ये कुछ जमाना नहीं। नहीं रहा कि रिपोर्ट बने और वो छुप जाए। अब सजा का दौर आ गया है। लेकिन उस पर अमल कुछ नहीं हुआ। जैन साहब आप ये देखिए, क्या आप ये समझते हैं, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, ये जो इस वक्त बारिश हो रही है, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम नहीं है आपको? बिल्कुल समझने वाले के, बिल्कुल जो समझ आपके लिए ये पैगाम है कि ये दौर ख़त्म करो वरना तुम्हें तो डुबो देंगे। जुल्म का दौर ख़त्म करो, नाइंसाफ़ी ख़त्म करो, लूट मार का दौर ख़त्म करो, ये जो माफिया का दौर ख़त्म करो, ये जो जितने भी कमीने गद्दार लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं कराची में, पूरे पाकिस्तान में, इन सबको ख़त्म करो। बिल्कुल ठीक है, इनको रद्द करो वरना तो तुम्हें तो डुबो देंगे जी। तो अगर आप नाज़रीन कराम, अगर मुल्क को पूरे को डुबोना है, तबाह करना है, तो इनको रहने दो, नहीं तो डुबोना है तो इनको रद्द कर दो, बस ये फैसला है। ठीक है, वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।